क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। और हमारे सामने ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हम किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल निकाल रहे हैं तो उसका जो वैल्यू होगा उन संख्याओं का जो एलसीएम होगा और जो एचसीएफ होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा। इसे मैं आपको और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ए और बी दो संख्याएं हैं और ये मान लीजिए कि इन दोनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू हमारा आ रहा है डी, और अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है ई। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ए गुना बी हम कर रहे हैं अर्थात ए को बी से गुना कर रहे हैं तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ अर्थात डी और ई के गुणनफल के बराबर होगा। यही हमको इस पूरे क्वेश्चन में दिखाना है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे की वीडियो में मैंने बताया है कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम अर्थात एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो वीडियो देखिए। अगर आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है समझने के लिए। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें पहले 26 और 91 का लघुत्तम निकालना है और महत्तम निकालना है। तो यहाँ पे हम 26 और 91 का लघुत्तम और महत्तम जो निकालेंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का हम लोग लघुत्तम निकालते हैं, फिर हम लोग महत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम और महत्तम निकालने के लिए सबसे पहले हमें 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो पहले मैं यहाँ 26 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूँ। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए मैंने आपको बताया था, हम देखेंगे कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 26 को पूरा पूरा कटा दे तो वो हो जाएगी हमारी 2। कितनी बार में ये कटाएगी? तो 13 बार में। फिर हम देखेंगे कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 13 को पूरा पूरा कटा दे तो वो हो जाएगी हमारी 13। कितनी बार में ये कटाएगी? 1 बार में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 26 और इसके सामने हम लोग लिख देंगे 2 गुना 13, 2 गुना 13। अब हम लोग 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो मैं यहाँ 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दे रहा हूँ। इसके लिए मुझे 91 को इस तरह से घेरना होगा। अब हम ये देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 91 को पूरा पूरा कटा दे तो वो हो जाएगी हमारी 7। और ये कितनी बार में 91 को कटाएगी? तो 13 बार में। अब हम देखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 13 को पूरा पूरा कटा दे तो वो हो जाएगी हमारी 13। और ये कितनी बार में कटाएगी? तो 1 बार में कटाएगी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 91 और इसके 91 के बदले हम यहाँ लिख सकते हैं 7 गुना 13, 7 गुना 13। अब आप समझिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन दोनों संख्याओं का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से हम लोग इसको निकाल लेंगे। इसके पीछे की वीडियो मैंने ऑलरेडी बताया भी है, आप चाहे तो वहाँ से उसे देख भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ सीखते हैं कि कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। देखिए, एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे। एलसीएम में हम ये देखते हैं कि जिन भी दो संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है उनके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन संख्याएं हैं। तो देखिए, 26 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 13 है, 91 के अभाज्य गुणनखंड में 7 और 13 है। तो यहाँ कुल हमें 3 प्रकार के नंबर दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से वो 3 प्रकार के नंबर है? तो 2 है, फिर से 13 है और फिर से 7 है। यही 3 प्रकार का नंबर हमें 91 और 26 के अभाज्य गुणनखंड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, शुरू करेंगे हम लोग 2 से। तो देखिए, 26 वाले में देख रहे हैं कि हमारे पास एक ठो 2 है, 91 वाले में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक भी 2 नहीं है। तो ध्यान रखिए, जितने प्रकार के नंबर्स रहते हैं उन सबको एलसीएम में हम लिखते हैं। तो 2 इसमें है, भले इसमें नहीं है, इसमें है ना, तो 2 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब देंगे गुना का साइन। अब इसके बाद देख लेते हैं 13 को। तो देखिए, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, इसमें भी एक ही 13 है, इसमें भी एक ही 13 है। अगर ऐसा हो जाता कि इसमें 2 13 होता, इसमें 1 13 होता, तो जिसमें ज़्यादा होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ 2 13 को लिखते हैं, लेकिन अभी तो इसमें 1 13 है, इसमें 1 13 है, तो 1 13 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब हम देखेंगे 7 को। तो इसमें एक भी 7 नहीं है, लेकिन इसमें एक 7 है, तो यहाँ गुना के रूप में हम लोग 7 को लिख देंगे। अब कुछ नहीं, हम लोग गुना करा देंगे। देखिए, 2 गुना 13 कितना होगा? 26। और 26 में 7 से हम लोग अगर गुना कराएंगे तो 26 गुना 7 कितना आएगा? 6 7 42 की 2 हासिल 4, 2 7 14, अच्छा 18, 182।
182। कहने का मतलब ये है कि हमने जब 91 और 26 का लघुत्तम निकाला तो हमारा आया 182। अब हम लोग 26 और 91 का HCF निकालेंगे। देखिए HCF निकालने के लिए भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो यहाँ तो मैंने पहले से ही अभाज्य गुणनखंड निकाल रखा है, तो अब मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने की ज़रूरत नहीं है। आइए डायरेक्ट हम लोग HCF सीखते हैं। HCF में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ HCF में हम लोग वही संख्या रखेंगे जो 26 के भी अभाज्य गुणनखंड में हो और 91 के भी अभाज्य गुणनखंड में हो। तो पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ कितनी प्रकार की हमारे पास संख्याएं हैं। तो हमारे पास संख्याएं हैं 2, 7 और 13। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग देखेंगे 2 को। तो 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब 2 जो है हमारा आंसर में नहीं आएगा। अब देख लेते हैं 7 को। तो देखिए 7 इसमें नहीं है, इसमें है, तो 7 को भी हम नहीं लिखेंगे। दोनों में वो संख्याएं होनी चाहिए जिसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे 13 को। तो देखिए 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 13। अर्थात 26 और 91 का जो लघुत्तम आया वो आया हम लोगों का 182 और जो महत्तम आया वो आया हमारा 13। अब आइए जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करें, अर्थात अगर हम लोग 26 को 91 से गुणा करें तो उसका जो वैल्यू आएगा, इनका जो लघुत्तम आया है और जो महत्तम आया है उसके गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात अगर हम लोग 26 को गुणा कर दें 91 से तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा इनका जो लघुत्तम है अर्थात 182 और इनका जो महत्तम है अर्थात 13, इनके गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे, थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल, और ये किधर है, ये हमारा है बायां साइड। ये कहाँ है, बायां साइड। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष, चलिए बायां पक्ष में क्या निकालना है हमको, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्याएं क्या क्या है, तो हमारे पास दोनों संख्याएं थी 26 और 91। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 26 गुना 91, क्योंकि कह रहा है कि दो संख्याओं का हमें गुणनफल निकालना है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 26 को 91 से अगर हम गुना करेंगे, 26 को 91 से अगर गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 9 54 की 4 हासिल 5, 2 9 18, 4 22 1 23, 6 की 6, 4 2 6, 3 ज्यों का त्यों 2, मतलब 2366। तो यहाँ आया हमारा 2366। अब आइए देख लेते हैं कि हमारा जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष बराबर के उस तरफ जो रहता है उसे दायां पक्ष कहते हैं और बराबर के इस तरफ जो रहता है उसे बायां पक्ष कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से अपना दायां पक्ष लिखेंगे। तो दायां पक्ष हमारा क्या है, LCM गुना HCF। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष, दायां पक्ष में हमारा क्या है, LCM गुना HCF। तो देखिए LCM हम लोगों का कितना आया, LCM आया 182 और HCF कितना आया है 13। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 182 गुना 13। अब हम लोग 182 और 13 को गुना करेंगे। तो 182 और नीचे 13। देखिए 2 3 6, 8 का 24 की 4 हासिल 2, 1 3 3 2 5। अब 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, 6 ज्यों का त्यों, 4 2 6 और 8 5 13 की 3 हासिल 1 और यहाँ आ जाएगा 2। तो हमारा आया 3366। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 3366। अब देखिए हमारा जो बायां पक्ष था वो था 3366 और दायां पक्ष भी हमारा आ गया 3366। इसका मतलब ये है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके LCM और HCF के बराबर है। तो इतना सब लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे कि अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। दायां पक्ष साबित हुआ। परीक्षा में हूबहू आपको ऐसे ही लिखना है।